देखो, अब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लाइट के बारे में ऐसे सोचा, ठीक है, ध्यान दो, कहानी सुनो। तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ऐसे लाइट के बारे में सोचा कि ये लाइट दिख रही है, बताओ भाई क्या है, किसकी बनी है लाइट? अच्छा, पता है क्या तुम? कलर्स की। ओके, ये फोटॉन्स कैसे पता तुझे? क्या सुना है? हाँ, नेट पे 10th में। ओके, तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किसकी बनी है? पार्टिकल्स, ठीक है। इन पार्टिकल्स को उन्होंने बोला कि मतलब उनको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल। क्या बोला? कॉर्पस्कल्स, ठीक है। जिसे आज के जमाने में हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला लाइट किसकी बनी है? पार्टिकल्स की, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की। समझ में आ रहा है? हम लोगों को डायरेक्ट दिखते हैं क्या? नहीं, ग्लो दिखता है वैसा, ठीक है। उन साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। क्या नाम था उनका? तो ये हम लोगों को किसने बताया? न्यूटन ने, ठीक है। फिर बाद में दूसरे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला नहीं, लाइट पार्टिकल की नहीं बनी है, लाइट बनी है वेव्स की। किसकी बनी है? वेव्स। वेव्स समझ में आती है? वेव्स की। वेव्स, ये हम लोगों को नाम मतलब वेव्स की बनी है, ये हम लोगों को बोला था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था युंग, जापानीज साइंटिस्ट। यंग बोलो, कुछ भी बोलो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो युंग, क्या लगता है ये इन्होंने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बोला था। समझ में आ रहा है? दोनों ने एक ही टाइम पे हम लोगों को बताया। लोगों ने किसके ऊपर भरोसा किया होगा ना, क्योंकि वो ज्यादा फेमस थे। समझ में आ रहा है? तो सब लोगों को लगा कि न्यूटन बाबा अपने हमेशा जैसे करेक्ट है। समझ में आ रहा है? फिर एक तीसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था आइंस्टाइन। समझ में आ रहा है? और इन्होंने हम लोगों को क्या बोला? लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट शोज ड्यूअल नेचर। लाइट शोज मतलब उसमें पार्टिकल नेचर भी है और मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मतलब न्यूटन भी करेक्ट थे और युंग भी करेक्ट थे, बट सबसे ज्यादा करेक्ट कौन निकल गया? आइंस्टाइन, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? लाइट पजेस ड्यूअल नेचर। उसमें दोनों नेचर मिलते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी। ड्यूअल नेचर का प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब जीत कौन गया? आइंस्टाइन जीत गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों जिंदगी भर झगड़ते रहे, आखिर में आइंस्टाइन जीता। अब नेक्स्ट, तो ऑब्वियसली किसी साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट वेव्स की बनी है, तो हम लोग ऐसे मान लेंगे क्या? किसी ने बोला लाइट पार्टिकल की बनी, हम लोग मान लेंगे? दिखते क्या लाइट के पार्टिकल गिरते हुए? नहीं दिखते ना। समझ में आ रहा है? तो लोगों ने प्रूफ मांगा, हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना प्रूफ भी दिया। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग एक एक करके वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, वो सब समझने वाले कि रहता क्या है। ठीक है, शुरू करें। अब हेडिंग लिखेंगे वेव नेचर। ये एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, आज का पूरा लेक्चर वेव नेचर समझने में ही जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। एंड पार्टिकल नेचर। देखो, किसी भी एक वेव की एनर्जी, ठीक है, तुम लोगों ने भी वेव्स को जनरेट होते हुए देखा है? अरे देखा होगा ना, कैसे होते हैं? ऐसे एकदम ऊपर 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 जाती है, फिर ऐसे नीचे 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 आती है, ऐसे होता है ना। पहले पानी शांत रहता है, फिर ऐसे वेव ऊपर जाके फिर नीचे आती है। समझ में आ रहा है? तो ये इतना ग्राफ हम लोग बनाने वाले। समझ में आ रहा है? वेव्स की एनर्जी ऐसे कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है या डिसकंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है? कंटिन्यूअसली मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस मतलब इधर एनर्जी थी, फटाक से इधर आ गई, फिर बाद में थोड़ा टाइम इतनी थी, फटाक से इधर आ गई। समझ में आ रहा है? तो वेव्स की एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है कि डिसकंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है? नहीं, ये कंटिन्यूअस है ना, ऐसे थोड़ा 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 कम कम होते जा रही है वेव। अचानक से ऐसे गिर जाते हैं क्या वेव? ऐसे नहीं होते ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे
वेव्स की जो एनर्जी रहती है या फिर वेव्स का नेचर जो रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है, डिसकंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। समझ में आ रहा है? हर एक एनर्जी लेवल उसके अंदर रहती है। उसी बदले पार्टिकल का नेचर ये डिसकंटिन्यूअस रहता है। इसकी एनर्जी इधर है ना, तो इधर से ऐसे सडनली इधर आएगी, फिर सडनली इधर आएगी, फिर सडनली इधर, फिर इधर, फिर ऐसा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो लेट अस से कि ये एनर्जी लेवल जो थी ना वो 10 की थी, तो यहाँ पे ये 10 से 8 गई, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से, ये कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो एकदम सिंपल चीज़, अगर मैं एक बॉल यहाँ से ड्रॉप करूँ तो 10th एनर्जी लेवल से डायरेक्ट कहाँ पे पहुँचेगा? 8 से कहाँ पे पहुँचेगा? बट उसी बदले यहाँ से मैं अगर एक बॉल ड्रॉप करूँ तो फटाक से ऐसे 8 पे आने वाला है क्या? वो पहले कहाँ पे जाएगा? 9.9, 9.8, 9.7, ऐसे एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते करते सारे एनर्जी लेवल्स को टच करेगा। तो वेव्स का नेचर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? एंड पार्टिकल्स का नेचर, इसका मीनिंग और अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस बना लो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव्स। ठीक है, वेव्स के बारे में मतलब। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेयर करना मतलब इंटरफेयर करना बराबर, यस। इंटरैक्ट करना, हाँ मतलब ठीक है, बीच में आ जाना, यस, किसी चीज़ के बीच में आ जाना। ठीक है, तो एक वेव आ रही है, एक वेव बीच में आ गई। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? अभी इंटरैक्ट करेंगी, बीच में आ गए ना उसके, तो उनके बीच में कुछ तो इंटरैक्शन होगा। अब वो इंटरैक्शन क्या होता है वो हम लोगों को समझना है। ठीक है, इंटरफेरेंस दो टाइप का रहता है। एक वेव ऐसे जा रही है, दूसरी भी वेव ऐसे ही जा रही है। दोनों वेव्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया, तो अभी जो नई वेव बनेगी वो क्या बनेगी? हाँ, अभी एक जो नई वेव बनेगी वैसे बड़ी वेव बनेगी। अरे समझ में आ रहा है क्या? दो वेव्स नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो गई एंड एक बड़ी वेव बनी। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। ये तुम लोगों ने ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं देखा होता तो मैं एग्जांपल बता दो। वेव्स अच्छी नहीं है, हाँ ठीक है, ये मस्त है। अब देखो एक सिंपल सी चीज़, तुम लोगों के पास स्किपिंग रोप रहेगी, नहीं रहेगी तो ठीक है, अभी इमेजिन कर लो। बचपन में तो कभी ना कभी रहेगी ना, तो स्किपिंग रोप के साथ ऐसे ऐसे किया था, ऐसे उसके साथ सांप बनाया था ना, ऐसे वेव्स आती है, देखी थी सबने? पक्का। अब लेट अस से कि तुम लोग 2 जन हो, एकदम मस्त वाली स्किपिंग रोप चाहिए, वो ऐसे अंदर से वो तार रहती है ना, जिसके ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, अंदर तार रहती है, वैसे वाली, और थोड़ी बड़ी चाहिए, तब ये ऐसे देख पाओगे। ठीक है, रस्सी की स्किपिंग रोप से नहीं होगा। ठीक है, अब ये तुम हो, ये तुम्हारा कोई भाई बहन या दोस्त, दोनों के पास एक स्किपिंग रोप है। समझ में आ रहा है? दोनों ने वेव को मतलब रोप को झटका दिया। कैसे दिया? ऐसे ऊपर से कुछ। तो जो वेव बनेगी वो कैसे बनेगी? कुछ कुछ नहीं बनेगी साले कुछ भी। अब तो इस वाले ने भी ऐसे ऊपर से झटका दिया, इस वाले ने भी ऐसे ही ऊपर से झटका दिया। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? फिर बाद में बीच में जाके ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो जो बीच में इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से जो वेव जनरेट होगी वैसे एक बड़ी वेव जनरेट होगी। समझ में आ रहा है? पक्का ना? ये इधर से एक वेव आई, ये इधर से एक आई, दोनों बीच में बड़े हो गए, फिर बाद में वापस बाहर निकल जाएंगे। फॉलोड? पक्का? क्यों? बिकॉज ये दोनों के दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसे वेव्स को बोलते हैं इन फेज वेव। क्या बोलने का? दिख रही है, दोनों फेज में है, एक ही फेज में है, एक ही ऊपर के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसे इंटरेक्शन को, इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है? उसी बदले अगर एक वेव ऐसे आ रही है और दूसरी वेव, समझ में आ रहा है? अब ये दोनों इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे?
वेव्स ऐसे मर जाती है, ऐसे खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। एंड इसे बोलने का आउट ऑफ फेज वेव, इस टाइप के इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है। देखो बे, ये तुम लोग कैसे कर पाओगे? जैसे हमारे दो लोग पहले वाले, ये दूसरा इंसान अपना, ठीक है। अब देखो हो रहा क्या, एकदम सेम टू सेम बने ना बे। हाँ ओके। अब देखो तो अब हो रहा क्या, एक ने ऐसे ऊपर से झटका मारा, बट दूसरे वाले इंसान ने ऐसे नीचे से, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एक ने ऐसे ऊपर वाली वेव बनाई, बट दूसरे वाले ने ऐसे, तो ये दोनों बीच में जब आएंगे ना तो रस्सी ऐसे एकदम तन जाते हैं ऐसे। देखा होगा तुम लोगों ने कभी ऐसे बचपन में किया होगा तो तभी भी पता रहेगा, नहीं किया होगा तो देख लेना। मतलब कोई ऐसे अच्छी वाली स्कीपिंग रोप में लेके ऐसे टाइट एकदम, तो उसके साथ होता है ऐसे मस्त एकदम। ठीक है। सबसे बेस्ट मतलब वो विप रहता है ना ऐसे, सुना है तो देखा है वो, बट वो गलती से लगभग गया तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए तो ये समझाइए। ठीक है, बना दो। देखो तो हमारे युंग, इन्होंने जब बोला कि लाइट पजेस विच नेचर, वेव नेचर, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रूफ दिया। वो प्रूफ क्या था वो हम लोग भी समझने वाले। ठीक है। वेव्स का इंटरेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट रीडिंग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। देखो भाई ध्यान दो, ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे कार्डबोर्ड में दो छोटे छोटे एकदम फाइन होल्स कर दिए। ठीक है, बहुत छोटे, इतने बड़े भी नहीं, एकदम पतले रहते हैं। ठीक है। सामने एक पर्दा रख दिया। ठीक है। इधर पे एक लाइट का सोर्स रखा, लेजर लाइट पकड़ लो। ठीक है, एकदम छोटी सी लेजर लाइट। ठीक है, रेड कलर की लेडर से। अब इस लेजर लाइट को मैंने ऑन किया। ठीक है, इनके बीच में इतनी गैप नहीं थी, ये जो दो होल्स है ये बहुत नजदीकी थे। ठीक है, वो बाद में चाहिए तो बताते भी देखो। चलो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? अरे मतलब क्या, वो होल्स में से लाइट पास हुई, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? स्क्रीन पे क्या दिखेगा? हाँ लाइट दिखेगी। ये कितनी लाइट दिखेगी? पूरे स्क्रीन पे लाइट दिखेगी क्या? किधर दिखेगी, कैसे दिखेगी? हाँ 2 पॉइंट दिखने चाहिए। मतलब तुम लोग बोल रहे हो यहाँ से एक लेजर आ रही है, यहाँ से एक लेजर आ रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिखने चाहिए, बराबर है क्या नहीं? ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जरा ऐसे इंटरेक्ट करो, बातें करो मेरे साथ, मुझे बोलो। अब तो उसी बदले, बट ये उनका ऑब्जर्वेशन उनको एक्सपेक्टेड था, बट देन उनको मिला लाइट यहाँ पे, समझ पा रहे हो? बीच में, दो होल्स के एकदम बीच में। फिर बाद में थोड़े डिस्टेंस तक कुछ भी नहीं था, फिर वापस थोड़े डिस्टेंस पे उनको मिली लाइट। समझ पा रहे हो? वापस थोड़े डिस्टेंस पे कुछ भी नहीं था, वापस थोड़े डिस्टेंस पे उनको मिली लाइट। वापस थोड़े डिस्टेंस पे कुछ भी नहीं था, थोड़े डिस्टेंस पे मिली लाइट। ये समझ में आ रहा है कुछ? पहली बात है तुम लोगों को एक्सपेक्ट था कि सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलने चाहिए, बट 2 से ज्यादा मिल रहा है। प्लस जिधर नहीं मिलनी चाहिए, सेंटर से लाइट जा रही है क्या, उधर पे लाइट मिल रही है, बाकी जगहों पे लाइट मिल रही नहीं है। वापस थोड़ी जगह पे मिल रही है, थोड़ी जगह पे नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो ये नेचर, मतलब ऐसा वाला बिहेवियर हमारे नेचर में, मतलब यूनिवर्स में एक ही टाइप की चीज़ भी दिखाती है, जो कि क्या है? वेव। समझ में आ रहा है? वेव्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, 2 टाइप से हो सकती है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा रहता है, तो जहां पे लाइट दिख रही है वहां पे वो कंस्ट्रक्टिवली आ रही है, जहां पे बीच में कुछ दिख रहा है क्या, वहां पे कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। वापस जहां पे लाइट दिख रही है वहां पे कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। वापस जहां पे दिख रही है वहां पे कौन सा हो रहा है? समझ पा रहे हो कुछ? अब ये एक्चुअल में कैसे दिखता है, ये मतलब कितना भी मैं बताने की कोशिश करूँ तुम लोगों को समझेगा नहीं। अभी हम लोग देखेंगे यूट्यूब पे वीडियो, टाइम पास करेंगे, कम हियर। तो देखो भाई, 1 मिनट रुको।
हाँ ये वाला, रुको एक मिनट, अब पॉज होना। हाँ डबल स्लिट कितनी नजदीक है समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड वो स्लिट्स मतलब दो होल्स नहीं थे, वो प्रॉपर स्लिट्स थे। स्लिट्स मतलब ऐसे कट करना, समझ में आ रहा है ना बे। तो ये नॉर्मल अपना कांच है जिसमें ऐसे दो ये किया और बाकी जगह पे पूरा ब्लैक पेंट है, मतलब उसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी, समझ पा रहे हो, ठीक है। ओके, अब ये जब दिखा तो कैसे दिखता है, ये देखो स्लिट्स के। हाँ अभी ये उन्होंने सनलाइट यूज की है ना बे, सनलाइट, ये लेजर लाइट नहीं है। लेजर लाइट में एक ही कलर रहता है, सनलाइट में ऐसे दुनिया भर के कलर ना विबग्योर, तो उसकी वजह से वो एकदम फाइन नहीं दिख रहा है, ऐसे वो थोड़ा सा पसर गया, फैल गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट सेंटर में सबसे ब्राइट पॉइंट, बाद में साइड में कुछ भी नहीं। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं दिखता अगर लेजर यूज करते हैं। मैं क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे वो सनलाइट इतनी पावरफुल रहती है कि वो एकदम डिस्पर्स हो गई, उसको डिस्पर्जन बोलते हैं, वो तुम लोगों को फिजिक्स में बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वापस कंस्ट्रक्टिव, वापस डिस्ट्रक्टिव, समझ में आ रहा है ये एक्सपेरिमेंट का जो मैंने बताया था, पक्का सबको समझा। नेक्स्ट, अब देखो ये होता क्यों है, ये इतनी बार कभी मतलब वैसे दिखा नहीं कुछ भी, पता है। ओके अब ध्यान दो। हाँ अब क्या वेव्स बना रहे थे वो, मतलब कुछ भी है। उसने क्या बोला, अब यहाँ पे देखो, तुम लोग ये घर पे भी कर सकते हो। क्या हो रहा है वो, क्या जोक मार रहे हो तुम लोग। अब देखो भाई यहाँ पे, चलो चलो बस, दो वेव्स जब इंटरेक्ट करती है तो ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। रुको तुम लोगों को भाई, तो हाँ रुको, पैटर्न दिख रहा है, ये एक्चुअल में जनरेट होता है, तुम लोग ये घर पे भी बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है, सच्ची है वाले से। अब देखो यहाँ पे वेव दिख रही है, विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इधर पे दिख रही है क्या ये लाइन पे, विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो दो वेव्स जब इंटरेक्ट करती है तो ऐसे ही पैटर्न बनता है, बीच में कंस्ट्रक्टिव, बीच में बाद में कुछ भी नहीं, वापस कंस्ट्रक्टिव, वापस कुछ भी नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ऐसे ये बनते जाते हैं, समझ पा रहे हो, पक्का, श्योर। ओके, ये फिजिक्स में तुम लोगों को बहुत अच्छे से आराम से पढ़ाया जाएगा, अभी मुझे उतना मतलब यूज नहीं है इसका, थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए। तो यही सेम पैटर्न अपने को और कौन सी चीज दे रही है, लाइट। तो लाइट के पास भी कौन सा नेचर रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया कि भाई इधर से जो लाइट बाहर निकल रही है वो निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ, समझ में आ रहा है, उसके वीडियो में जैसे वेव्स थी, बट वो ऐसे आधे से ही निकलेंगी क्योंकि इधर बाउंड्री है, ये ऐसे निकल रही है। फिर यहां से भी जो वेव्स निकल रही है, डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रखना पड़ेगा, वो ऐसे, समझ में आ रहा है। अब ये जहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दो दिखा, थोड़ा सा 19-20 हुआ है मेरा सेंटर, समझ लेना मेरी भावनाओं को, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये यहां से भी, समझ पा रहे हो, फिर बाद में ये यहां पे, समझे कुछ, ठीक है। जहां जहां पे वो इंटरेक्ट करेंगी वहां पे इंटरफेरेंस होगा, कौन से टाइप का, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये तुम लोग बना लेना, थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं। हाँ ये एक्सप्लेनेशन समझा, ओके लिख दो। कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ सकते हो तुम लोग डाउट। हाँ तो लाइट वेव नेचर पजेस करती है, इसका प्रूफ समझ में आ गया सबको, ओके। पार्टिकल नेचर हम लोग बाद में देखने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, क्योंकि अभी लाइट अगर वेव नेचर पजेस करती है तो उसकी मतलब प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा बंद कर दो ना, आवाज का बंद हो जाएगा। अब
जब मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा वापस लगा देना थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स ये ऐसे ऊपर, वापस ऐसे नीचे, ऊपर, वापस ऐसे नीचे, वापस ऐसे ऊपर, एक एक करके बनाते हैं। ऐसे ऊपर, फिर से ऐसे नीचे, ऊपर, नीचे, ऐसे रहती है। समझ पा रहे हो? द हाइएस्ट पॉइंट इन अ वेव इज कॉल्ड एज क्रेस्ट। क्या बोल देगा इसको? पढ़ा है नहीं है? एंड द लोएस्ट पॉइंट इन अ वेव इज कॉल्ड एज ट्रफ। समझ में आ रहा है? ठीक है। वेव के किसी भी दो सेम पॉइंट के डिस्टेंस को, दिख रहा है ये सेम पॉइंट है दोनों के दोनों, ओरिजिनल पॉइंट 0 पे, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। वेव लेंथ, क्या बोलते हैं इसको? वेव लेंथ। दिख रही है एक वेव की लेंथ है। यहाँ पे एसी का रिमोट कहाँ पे पता है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है, बाद में भी चेक किया था। यहाँ पे नीचे रिमोट है क्या? देखो एसी का, बेंच के यहाँ पे है नहीं? तो मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ कर लूँगा। मेरे इसमें ऐप नहीं आपके इसमें? नहीं मेरे इसमें एयर ब्लास्टर ही नहीं है। ये वाईफाई ऐसी थोड़ी ना है। नहीं ये कनेक्ट नहीं होगी वो। ओके, अब किसी के पास है एयर ब्लास्टर मोबाइल में? किसके पास है? कौन? अभी किधर ढूंढूंगा, छोड़ रहने दो, वो देखेंगे ला देंगे। अब ये समझा? अब उसी बदले दो सेम पॉइंट मतलब दो क्रेस्ट भी, वो भी चल जाएंगे। तो एक क्रेस्ट, इसके बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलने का? वेव लेंथ। वेव की लेंथ, वेव लेंथ, लैम्बडा। समझ में आ रहा है? या फिर दो ट्रफ सॉरी, इनके बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलने का? ये दिख रही है एक वेव, दो किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर देखोगे, दिख रही है पूरी वेव बड़ी सी, श्योर, पक्का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है? वेव लेंथ, ठीक है। दूसरा, वेव के हाइट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? ए, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ, ठीक है। और तुम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो वो तुम लोगों को एग्जाम में हेल्प करने चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिन के 10, उनके कंसेप्ट अच्छे से समझ के लो। अगले एग्जाम में मतलब ऐसे बहुत अच्छे स्कोर करो। लास्ट टाइम बहुत कम आया था तुम लोगों का, नाम खराब कर दिया था तुम लोगों ने, ऐसे मैंने सुना, मतलब ठीक है। तो स्कोर करो ऐसे। 10th में 80 90 आए हैं ना बहुत लोगों के, मतलब ऐसे, तो प्रूव करो। जिन लोगों को कम आए थे वो टॉप मार्क मारो, फिर बाद में इनको सुनाओ कुछ तो ऐसे जो भी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े। हेडिंग लिख दी वेवलेंथ, उसका सिंबल ब्रैकेट में लिखना लैम्बडा। ए लैम्बडा समझ में आ रहा है सबको? ऐसे लिखने का है बस, ठीक है। ओके, ये लेकर जाने तुम्हें? क्यों? हाँ हाँ गया तो ऊपर वालों का किधर गया? अरे ये बाद में ऐसे ठंड से मर जाएंगे थोड़ी देर में। 16 पे रखूंगा तो चलेगा ना? नीचे का सेट कर लो पहले चाहिए तो। ओके रुको ज़रा, कूलिंग होने दो, फिर बाद में वापस कम कर दूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़े। वेवलेंथ लिखो, सिंबल लिखा उसके बाजू में। ओके लिखो द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive points
द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इन अ वेव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इन अ वेव is called as wavelength. The distance between two consecutive points in a wave, the distance between two consecutive points in a wave is called as wavelength. ठीक है, लेंथ का यूनिट बताओ जरा. वेरी नाइस. तो लेंथ का यूनिट क्या रहता है, वेवलेंथ का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर. समझ में आ रहा है. बट हम लोग लाइट वेव पढ़ रहे हैं. लाइट वेव इतनी छोटी रहती है ना कि मीटर में जनरली हम लोगों को दी नहीं रहती. वो जनरली हम लोगों को दी रहती है नैनोमीटर. किस में दी रहती है. अब नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁹ मीटर. यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ के हो गया ना भाई सबका. तो 1 नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁹ रहता है. कितना रहता है, 10⁻⁻. और एक यूनिट रहता है वेवलेंथ का, 1 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम ये 10⁻⁻10 मीटर रहता है. कितना रहता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर. समझ में आ रहा है. तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम ऐसे आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, वेव नंबर. इसकी डेफिनेशन लिख दो, वेव नंबर. वेव नंबर का सिंबल रहता है लैम्बडा बार. दिख रहा है ऐसे लैम्बडा और उसके ऊपर बार, या फिर न्यू. ये न्यू का सिंबल है. ठीक है, न्यू बार. बार समझ में आ रहा है, ऐसे डैश. न्यू के ऊपर बार या फिर लैम्बडा के ऊपर बार. ठीक है, ये इसका सिंबल रहता है. डेफिनेशन लिख देंगे सब जन. द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स present in a unit length, the number of waves present in a unit length, the number of waves present in a unit length is called as wave number. ठीक है, the number of waves present in a unit length is called as wave number. ध्यान दो बहन, यूनिट लेंथ मतलब कितनी लेंथ. 1 यूनिट लेंथ मतलब कितनी, 1 मीटर. यूनिट मतलब 1 रहता है. समझ में आ रहा है. यूनिट डिग्री सेल्सियस ऐसे भी बोला तो 1 डिग्री सेल्सियस. यूनिट लेंथ 1 मीटर. यूनिट मास 1 kg. अपना कॉमन यूनिट जो रहता है kg, मीटर, वो सब समझ में आ रहा है. ठीक है, तो यूनिट लेंथ 1 मीटर. समझ में आ रहा है. इस 1 मीटर पे जितनी वेव्स फिट हो सकती है उसे हम लोग बोलते हैं वेव नंबर. समझ में आ रहा है. अब लेट अस से मेरे पास कोई एक वेव है. इस वेव की वेव लेंथ है 0.1 मीटर. समझ में आ रहा है. 0.1 मीटर की कितनी वेव्स 1 मीटर में फिट होंगी, 10. इतना सबको आता है. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करते करते 10 पहुंच जाएंगे हम लोग. पक्का. ओके. अगर मेरे पास दूसरी एक वेव है जो कि है इसके डबल 0.2 की. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो 0.2 की अभी कितनी वेव्स फिट होंगी. ओके, तो अब मुझे बताओ लैम्बडा बार पहले वाले में कितना आया, 10. दूसरे वाले में कितना आ रहा है. अब इसको निकालने के लिए मुझे कोई एक फॉर्मूला बना के दो. चलो, लैम्बडा बार इज इक्वल टू, क्या करूं, चलो मैं बता दूं. हाँ, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है. हाँ, करेक्ट है. यस. अब मुझे बताओ इस 1 को मैं 0.1 से क्या करूंगा तो 10 आंसर आएगा. डिवाइड करूंगा. इस 1 को 0.2 से क्या करूंगा तो आंसर आएगा 5. डिवाइड करूंगा तो समझ में आ रहा है. मतलब 1/0.1 10. मुझे पता चल जाएगा कितने आएंगे. 1/0.25 मुझे पता चल जाएगा इसमें कितनी फिट होंगी. तो वेव नंबर का फॉर्मूला बन जाता है 1/, अरे समझ में आ रहा है. पक्का. ओके. अब इसका यूनिट बताओ. चलो, वेव नंबर का यूनिट मैं हेल्प करता हूं. तुम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन पक्का पढ़ लिया है ना.
तो बताओ ना, कुछ तो बताओ ना ऐसे, मतलब प्लीज। हाँ नहीं, वो वन तो मतलब वन ही है। अब आगे बताओ, अब बताओ, समझा? वन का कुछ यूनिट नहीं है। ओके, क्लोज इनफ, यस। अब लैम्बडा का यूनिट क्या यूज होगा? मीटर। हम लोग हमेशा ऐसा यूनिट ही यूज करते हैं। एग्जाम में दिया रहता है तो कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए कन्वर्जन फैक्टर लिखा दिया है, समझ में आ रहा है? तो लैम्बडा का यूनिट क्या रहता है? मीटर। वेव नंबर इज 1 बाय लैम्बडा, मतलब 1 बाय मीटर। ये मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? मीटर। समझा? पक्का? ठीक है। तो वेव नंबर का यूनिट रहता है मीटर इनवर्स। नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इधर तो कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, फ्रीक्वेंसी, इसके लिए सिंबल रहता है न्यू। न्यू, न्यू, ठीक है। न्यू को प्रोनाउंस किया जाता है ऐसा, न्यू, NEU, मतलब स्पेल NEU, स्पेलिंग भी न्यू, ठीक है। डिफाइन करूं, it is the number of waves, it is the number of waves passing through a point, it is the number of waves passing through a point, it is the number of waves passing through a point per second, it is the number of waves passing through a point per second, ठीक है। एक सेकंड में एक पॉइंट में से जितनी वेव्स पास होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। गेटिंग इट? चलो जरा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस लाइन के ऊपर वेव्स जाने वाली है, ठीक है। सीधी लाइन नहीं लग रही है, इस लाइन के ऊपर वेव्स जाने वाली है, ठीक है। अब ये मेरी वेव है, लेट अस से इस वेव का वेव लेंथ है 0.1 मीटर। हम लोग काउंट करने वाले हैं कि भाई इस पॉइंट में से कितनी वेव्स पास होंगी। ये वेव मूव कर रही है, ऐसे स्टैंडिंग है क्या? नहीं, ये मूव कर रही है, ठीक है। लेट अस से इस वेव की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, एक सेकंड में ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 मीटर का। तो 1 मीटर की वेव इसमें से पास होगी। अरे समझो, इसमें से, इस पॉइंट में से ऐसे 1 मीटर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पास होती जाएगी। समझ में आ रहा है? कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। फॉलोड? ये ऐसे मूव करते जाएगी ना आगे आगे, तो मतलब पीछे से भी ये इस पॉइंट में से पास होते जा रही है। 1 सेकंड में कितनी वेव से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 मीटर। 1 मीटर में 0.1 मीटर की कितनी वेव्स फिट होंगी? तो 1 सेकंड में इस पॉइंट में से कितनी वेव्स पास होंगी? स्पीड बढ़ा दी, वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। अब इस पॉइंट में से 1 सेकंड में कितनी वेव्स जाएंगी वो काउंट करना है। अब पहले मुझे बताओ 1 सेकंड में कितनी मीटर की वेव पास होगी? 2 मीटर की, 2 मीटर पर सेकंड है। अब 2 मीटर की वेव्स में कितनी 0.1 मीटर की वेव्स जाएंगी? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर हो? फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा अभी? करेक्ट है, वेरी नाइस। वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये दिख रहा है क्या सबको? फ्रीक्वेंसी देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को 0.1 से डिवाइड करो, आंसर 20 आएगा। पहले 1 था, 1 को 0.1 से डिवाइड करो, आंसर 10 आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? लाइट के लिए। लाइट की वेलोसिटी का सिंबल c बाय, पता है ना सबको? पक्का? ओके। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? c इज इक्वल टू, नहीं नंबर, हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता है ना ये सबको इतना? वेयर c इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ लाइट।
किसी को नहीं पता होगा तो बोल देना, मैं लिख दूंगा। ये स्कूल में पढ़ा था सबने। ओके, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, ओके। एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ वेव। ठीक है, अब हम लोगों ने जो भी पढ़ा उससे हम लोगों को फॉर्मूला कौन से मिले? लिखो। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने बोला, मतलब बनाया, वेव नंबर का। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था? 1/λ। अरे एक मिनट, सॉरी, इसका यूनिट बाकी रह गया। यूनिट, वेरी नाइस। वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? मीटर पर। एंड वेवलेंथ का? तो मीटर मीटर कट हो गया, क्या बच रहा है? सेकंड पर सेकंड बच रहा है। वो सिर्फ सेकंड नहीं है, वो 1/सेकंड है ना बे, तो पर सेकंड बचा, दिख रहा है? तो एक यूनिट होता है पर सेकंड। इसी को और एक यूनिट रहता है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। पता है ना ये सबको? अगर तुम लोग कोई भी शब्द पहली बार देख रहे हो बता देना, मैं स्पेलिंग बता दूंगा, भले गलत बताओ बट बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो पहला फॉर्मूला क्या आता है? वेव नंबर का 1/λ। बाद में हम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया? c/λ। अब देखो भाई, c/λ कैन बी रिटन एज c into 1/λ, एंड 1/λ इज व्हाट? लैम्बडा बार, वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c into लैम्बडा बार। समझा क्या? देखो, पहला फॉर्मूला लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1/λ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, एंड c/λ मतलब c into 1/λ। 1/λ इज नथिंग बट लैम्बडा बार। तो फ्रीक्वेंसी का तीसरा फॉर्मूला होता है c/λ बार। ए जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ओके, वैसे भी आज का ये फ्रेश टॉपिक ही है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ photon having wavelength 300 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी पूछिए। कर लोगे? करो। चलो, हो गया, डन। अब देखो आंसर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तुम लोगों से एक गलती तो पक्का हो ही रहेगी। आंसर क्या आ रहा है इसका? वेरी नाइस, करेक्ट है। कितना? 15 आया? ओके, गुड गुड। तो तुम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन मतलब किया है? ओके, वेरी नाइस। 300 नैनोमीटर है। अगर डायरेक्ट 300 लिखोगे तो गलती हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो पहले अपने को नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 300 into 10⁻⁹। नैनो मतलब 10⁻⁹। ये समझ में आ रही? n नैनो का मीनिंग रहता है 10⁻⁹। तो पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। c की वैल्यू क्या रहती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 300 into 10⁻⁹ मीटर। यहाँ पे क्या हो रहा है? मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 100 जा 100 मतलब 10⁻²। 10⁻² into 10⁻⁹ 10⁻7 10⁻7 -7 ऊपर जाएगा +7 10⁻7 into 10⁻8 10⁻15 आ रहा है ये आंसर। तो इसका आंसर आएगा 10⁻15 पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड
वेव लेंथ ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी, बट इसमें क्या ही मजा आएगा। बट ठीक है चलो, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट मत बोलो, फोटॉन ऐसे बोलते हैं, हैविंग वेव नंबर 90 mHz, नहीं वेव नंबर किधर, हैविंग फ्रीक्वेंसी 90 mHz, कैपिटल एम है वो, मेगा, एम मतलब कैपिटल एम मतलब मेगा, समझ में आ रहा है। तो मेगा हर्ट्स, ये तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी देके रखी है मेगा हर्ट्स। ये तुम लोगों ने कभी ऐसे नंबर देखे क्या? क्या? हाँ बता दो, एक मिनट रुको। ये तुम लोगों ने नंबर कभी देखा है क्या? कहाँ पे? ठीक है, ओके ठीक है। साउंड में कहाँ पे, मतलब क्यों ये कहाँ पे प्रैक्टिकली कहाँ पे देखा है क्या ऐसे? तुम लोग रेडियोस देखे? रेडियोस क्या, फिर एडवर्टाइज में रेडियो चैनल के नाम देखे रहेंगे, 93.4 रेडियो मिर्ची, उसके आगे शॉर्ट में ऐसे MHz लिखा रहता है, पता है क्या? मेगा हर्ट्स, ठीक है। तो रेडियो जो रहते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट होता है, वो भी मतलब लाइट वेव्स जैसे ही रहता है, क्या रहता है थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है, बट वैसे ही रहता है। तो एक रेडियो है, अभी इस रूम में मैं अगर आके रेडियो बजाना स्टार्ट करूँ, रेडियो बजेगा भाई, ऑब्वियसली बजता है, मतलब पता नहीं होगा तुम लोगों ने कभी सुना है कि नहीं पता नहीं, बट बजता है, ठीक है। तो क्यों बज रहा है? बिकॉज इस रूम में अभी भी कौन सी वेव्स प्रेजेंट है? रेडियो वेव्स, ठीक है। तो जरा गिनते हैं एक रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी रहती है, गिनो बे, बनाओ, करो सॉल्व। मेगा, हाँ 10⁶ रहता है, ठीक है। किलो 10�3, गीगा 10⁹ ठीक है। चलो चलो तो बताओ मैं, फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। देखो भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी, सी इज 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 90 × 10⁶, समझा? तो 3 1 3 30 यहाँ पे, ये देखो भाई एक शून्य यहाँ पे, या फिर इसको मैं 3 × 10, 30 को 3 × 10 लिख सकता हूँ, 10⁻1 × 10⁶, 10⁻7 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻7, तो यहाँ पे 10⁸ × 10⁻⁻7 कितना बचा? 10⁻1, तो आंसर क्या बच रहा है? 10⁻1 अपॉन 3, जिसका आंसर आएगा 3.33 मीटर। ये वाला ना, देखो 3 × 10⁸ अपॉन 90 मेगा हर्ट्ज है, तो 1 मेगा 10⁶ रहता है, तो इंटू 10⁶ हर्ट्ज पर सेकेंड, सेकेंड रेस टू -1 वैसा रहता है। अब फिर बाद में 3 1 3, 3 3 9, तो एक 10 बच रहा है ना, एक 0, मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसको कि मैं 10 ले रहा हूँ इसको, समझा? 3 × 10 मतलब वैसा, तो ये 10⁻1 है, 10⁻1 × 10⁶ कितना बना? 10⁻7 ऐसे ऊपर जाएगा तो 10⁻9, सॉरी 10⁻⁻7, 10⁸ × 10⁻, मैं लिख देता हूँ रुको, तो ये ऐसे बन रहा है 1/1 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁻7, इतना समझा? ये 7 ऊपर जाएगा -7, 10⁸ × 10⁻7, 10⁻1, 10⁻1 मतलब 10 अपॉन 3, इसका आंसर आता है 3.33 मीटर्स। ये समझ में आ रहा है? 1 मीटर इतना रहता है ऑलमोस्ट, समझ में आ रहा है? तो ये एक बेंच है ना, वो ऑलमोस्ट 3 मीटर का रहेगा,
इससे थोड़ा ज़्यादा। एक रेडियो वेव इतनी बड़ी रहती है, रेडियो की वेव, समझ में आ रहा है? जो हमारा रेडियो एंटीना कैच करता है ना, वो वाली, गेटिंग इट? ठीक है, इस रूम में भी रेडियो वेव्स हैं, हम लोग देख पाते क्या उनको? नहीं, हम लोग सारी वेव्स देख नहीं सकते। पहले अभी हम लोग समझेंगे फाइनली कि लाइट एग्जैक्टली किसकी बनी रहती है। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पेक्ट्रम बाद में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फाइनली लाइट क्या रहती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, उसका मीनिंग लिखो, waves in which electrical and magnetic fields, waves in which electrical and magnetic fields, waves in which electrical and magnetic fields travels perpendicular to each other, travels perpendicular to each other, travels perpendicular to each other, are called as wave, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें ही तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रो है, एक मैग्नेटिक है। ठीक है, बट ये दोनों जो फील्ड्स रहने वाली वो कैसे ट्रैवल करेंगी? परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान दो, अगर कोई वेव है जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रही है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसका परपेंडिकुलर, इस एक्सिस का परपेंडिकुलर कहाँ पे रहेगा? मैं ऐसे बीच में रहेगा, इस ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ये है ना, दिख रहा है ऐसे, मतलब ये परपेंडिकुलर है ना इस मेरे हाथ के। ठीक है, तो दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कैसे जाएगा? ऐसे सांप जैसा जाएगा, फॉलोड ना। ठीक है, दिखने में वो कैसे दिखेंगे? पहले मैं एक्सिस बना लेता हूं, ये देखो भाई, ये एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कौन सा है? और ये कौन सा है? ओके, देखो एक कोई अगर वेव ऐसे जा रही है, समझ रहे हो, तो इसके परपेंडिकुलर, तो दूसरी वेव जो रहेगी वो ऐसे पहले बाहर आएगी, समझ बाहर, फिर ऐसे अंदर जाएगी, दिख रही है इसके परपेंडिकुलर सांप जैसे, फिर वापस बाहर आएगी, इसके साथ ही है, ये दोनों एक साथ ट्रैवल करते हैं, समझ पा रहे हो क्या? ऐसे इसके बाहर वापस आएगी, थैंक यू, ऐसे इसके बाहर आएगी, फिर वापस ऐसे अंदर जाएगी, समझ पा रहे हो? तेरी नजर लग गई लगता है मेरे ड्राइंग को बाद में। ओके, तो ये समझा? तो देखो ये ऐसे सीधा ट्रैवल करने वाली वेव है, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये ऐसे सीधा ऊपर नीचे ट्रैवल करने वाली वेव है, और ये ऐसे अंदर बाहर दिख रही है, ऐसे इसके बाहर आ रही है, नीचे गिरी हुई है ऐसे, ये समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक है, ये अभी अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो अच्छी है ऐसे, तुम लोग, थैंक यू, अच्छा लगा मेरे को समझे। देखो यहाँ, और येलो वाले को लिख देना इलेक्ट्रिकल फील्ड, ग्रीन वाले को लिख देना मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड जब सेम डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है तो लाइट बनती है, समझे? ओके, हो गया यार, सिर्फ डायग्राम तो बनानी है, चलो बस। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो, हर लाइट
मतलब क्या बोल सकते हैं, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेव लेंथ है वो अलग अलग रहती है, ठीक है। तो वेव लेंथ से एनर्जी भी डिफर करती है। कैसे वो जरा एक बार समझ लेते हैं। देखो लेट अस से तुम लोग पिकनिक पे गए, कहाँ पे, तो ये तुम हो, तुम ऐसे पूल में हो, वेव पूल पर है, पता है वेव पूल, सब जन गए उसमें एक बार। तो अब वेव पूल में ऐसे एक मस्त ऐसे बड़ी सी वेव आई, समझ में आ रहा है, ध्यान दो बैक। और दूसरे टाइम पे वेव पूल में ऐसी छोटी छोटी वेव्स आ रही है, समझ पा रहे हो। विच वन विल हैव हायर एनर्जी, हैंड रेस करेंगे पहले वाले के साथ जो लोग हैं कि फर्स्ट वन हैज हायर एनर्जी, ठीक है। एंड जो लोग सेकंड वाली के साथ है, सेकंड वन हैज हायर एनर्जी, ओके। सेकंड वालों के साथ ज्यादा लोग हैं, मतलब बताओ क्यों सेकंड वाले में क्यों, तो ये क्या पहले से पता है क्या? तो क्या फायदा, हाँ हाँ ओके यस, वो अच्छा है फिर भी, मतलब देखो इसमें कुछ नहीं ज्यादा होगा। पहली बात, वेव जब आती है तो तुम लोग कैसे मूव करते हो, मतलब तुम लोग ऐसे फ्लोट लेके हो, वेव आई तो तुम्हारी मूवमेंट क्या होगी, आगे पीछे, कैसे, ऊपर नीचे, क्या होगा? अच्छा ये सबको पता है, पक्का याद रखना। अगर किसी को लग रहा होगा कि वेव आएगी और हम लोगों को धक्का मार के आगे लेके जाएगी, नहीं ऐसे होता। तुम लोग एक वेव जब आती है तो फिर वैसे पहले ऊपर जाते हो वेव के साथ, वेव चली जाती है तो तुम लोग ऐसे नीचे आते हो, इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलने का ना, तो हम लोग सिर्फ ऑसिलेट करते वेव्स का, जैसे ऊपर गए नीचे, आराम से वेव ऊपर लेके गई, आराम से वेव ने नीचे लेके आया, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सिंगल वेव थी ना भैया। अब दूसरे वाले में क्या होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है। और जो जिसको तैरना नहीं आता रहेगा वो डूबने के चांसेस कहाँ पे है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, दूसरे ही वाले में। अरे बार बार जब वेव, सुनो तुम ऐसे मस्त एकदम सुहाना मौसम है, आराम आराम से वेव्स आ रही है, तब समुद्र में गए, तुम्हें तैरना नहीं आता लेडस से, ठीक है, तो जल्दी मरेगा वो बाद में देखेंगे हम लोग, मरेगा तब जल्दी डूबोगे। जैसे आंधी तूफान आ रहा है, ऐसे एक के ऊपर एक वेव्स आते जा रहे हैं ऐसे बड़े बड़े, समझ में आ रहा है, तब डूबोगे। कब ज्यादा डूबने के चांसेस है ना, क्योंकि बार बार आ रही है ना भाई, एनर्जी बहुत रहती है, तुम किधर हाथ पैर मारोगे, तुम पक्का ही डूबोगे, तैरने अगर नहीं आता होगा तो, समझ में आ रहा है। तो वैसा ही यहाँ पे दोनों में कहाँ पे मतलब ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये एक्सप्लेनेशन सबको समझा, कोई भी जिसको नहीं समझा, पक्का ओके। तो यहां पे एनर्जी ऑफ वेव, ध्यान दो भाई, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा इधर दिख रही है, एक इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ये आराम से आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ऐसे बार बार आ रही है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी, इसे क्या बोलने का, फ्रीक्वेंसी। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ना, समझ पा रहे हो। जितनी बड़ी वेव रहेगी उसमें उतनी एनर्जी कम, जितनी छोटी रहेगी उसमें उतनी एनर्जी, कोई भी दिक्कत, पक्का। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, तो इसी एनर्जी की वजह से हम लोगों को अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलते हैं, समझ में आ रहा है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते हैं नेचर में जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रहता है, इधर हमें हाईएस्ट एनर्जी, उस तरफ लोएस्ट एनर्जी, ऐसे करने वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है वो रहता है कॉस्मिक रेज, अपने सिलेबस में है नहीं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो रहती है गामा रेज, वेरी नाइस, जिससे ऐसे मार्बल में हल्क बना था, ठीक है, पता है ना भाई, वो वाली। उससे कोई हल्क वल्क बंदा है नहीं, झूठ दिखा दे, ठीक है। ऐसे ये अगर अपने ऊपर पड़ गई तो मरोगे, ऐसे गल गल के मरोगे, ऐसे लिटरली, हाँ सच है, ऐसे एकदम खतरनाक है ये, ऐसे, ठीक है, ओके। अब एक्सरेज के बाद कौन सी, नहीं सॉरी मैंने एक्सरेज बोल दिया, शिट, हाँ, गामा के बाद कौन सी, एक्सरेज। इसके बाद कौन सी आती है, एक्सरेज। एक्सरेज ये ऐसी वेव्स है जो कि हम लोगों के बॉडी के आर पार निकल जाती है,
सुना होगा तुम लोगों ने। तो ये इतनी पावरफुल रहते कि इधर से अगर फेंकेंगे तो इधर से निकल जाएगी, समझ पा रहे हो? इसलिए तुम लोगों को एक्सरेज दिखते हैं ना, गेटिंग इट? ठीक है, अब एक्सरेज थोड़े अमाउंट में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हो गए तो हम लोगों को भी क्या होता है, कैंसर होता है। समझ में आ रहा है? अपने अंदर के डीएनए को पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब हमारे सेल्स को तोड़ सकता नहीं है, बट डीएनए को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, एक्सरेज। एक्सरेज के बाद अभी बताओ, तुमने जो बोला था, नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी आती है? यूवी रेज। समझ में आ रहा है? सूरज से आती है, इससे भी स्किन कैंसर हो सकता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, वो वाली यूवी रेज। यूवी रेज के बाद आती है विजिबल, वेरी नाइस। इसके बाद आती है विजिबल, हाँ मतलब लाइट ही, लाइट। हाँ, हम लोगों को जो दिखती है, मतलब ये अभी ऊपर तुम्हारे जो जल रही है वो कौन सी वेवलेंथ दे रही है? विजिबल वेवलेंथ दे रही है। समझ में आ रहा है? विजिबल वेव्स की जो वेवलेंथ रहती है, हाँ, 300 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर नहीं, 400 पकड़ लेते थे, 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कितने कलर दिखते हैं हम लोगों को? 7 दिखते हैं ना। कौन से? मतलब पूरा शॉर्ट में बताओ ना बे। विबग्योर दिखता है पूरा। क्या दिखता है? विबग्योर। अब विबग्योर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? वॉयलेट की है। इधर हायर एनर्जी से लोअर की तरफ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी किसमें रहती है? रेड में। समझ में आ रहा है? अब ये हमारे आंखों की कमजोरी है कि हम लोग इधर तक ही देख पाते हैं। हम लोग यूवी रेंज देख सकते हैं क्या? नहीं, बट यूवी में भी कुछ कलर्स रहते हैं जो हम लोग कभी कलर देख पाएंगे क्या? हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैसा, बट इनका भी कुछ ना कुछ कलर रहता है। अब रेड के बाद देखो, वायलेट के पहले क्या आता है? अल्ट्रावायलेट। रेड के बाद क्या आता है? इंफ्रारेड। वेरी नाइस, इंफ्रारेड। ठीक है, आईआर चलेगा ना? आईआर सबको समझ में आता है। तो आईआर की रेडिएशन जो है, एनर्जी है, वो थोड़ी सी कम हो गई। हम लोग आईआर रेडिएशन देख नहीं पाते, हम लोग उसको बट फील कर पाते हैं। जैसे सनलाइट दिखती है, सनलाइट की वजह से हम लोग को गर्मी होती है, गर्म फील होता है। वो गर्म फील होना जो रहता है ना, वो आईआर रेडिएशन रहता है हमारे बॉडी के ऊपर। वो सनलाइट में आईआर रेडिएशन जो रहती है, वो जब गिरती है तो गर्म फील होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आईआर के बाद आता है माइक्रोवेव। क्या आता है? माइक्रोवेव कहां पे यूज होती है रेडिएशन? माइक्रोवेव में होती है ना। मतलब किसके लिए होती है? खाना गर्म करने के लिए। माइक्रोवेव में अगर मैंने कांच का बर्तन डाल दिया तो वो गर्म होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, मतलब सिर्फ, अरे नहीं सुनो, आज घर पे जाना, सिर्फ खाली कांच का बर्तन लेना और माइक्रोवेव में डालना, वो गर्म नहीं होता। माइक्रोवेव में सिर्फ खाना गर्म होता है। ऐसे कभी पढ़ा है तुम लोगों ने? मतलब पढ़ा है, मतलब यूज किया है क्या? हाँ, ओके। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्यों, कैसे? देखो, माइक्रोवेव्स में बहुत कम एनर्जी रहती है, बहुत मतलब बहुत कम। ठीक है, माइक्रोवेव क्या कर पाते पता है? सिर्फ वाटर जो है ना, उसके मॉलिक्यूल्स को ऐसे घुमा पाता है। वाटर क्या, कांच वाच नहीं, प्लास्टिक नहीं, सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल को? वाटर के। अब खाने के अंदर, हर खाने में पानी रहता है, कभी ऐसे सूखा खाना देखा है क्या? नहीं, बराबर, हर एक में पानी रहता है। तो अगर तुम लोगों ने ऐसे वो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, ये ऐसे आजू बाजू में ऐसे गोल गोल घूमने लग गए, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाजू बाजू में घूम रहे हैं, 2 चीजें ऐसे कांटेक्ट करके ऐसे घिस रही है, तो क्या होगा? फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होगा? तो सिर्फ पानी वाली चीज ही उसमें गर्म हो सकती है, बाकी कोई हो सकती है क्या? ऐसे लकड़ी का कुछ डाल दूंगा, वो गर्म होगा क्या? कुछ भी नहीं फर्क। हाँ, अगर लकड़ी सूखी रहेगी तो, गीली लकड़ी डालोगे तो मतलब हाँ, तो होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तो माइक्रोवेव, एंड माइक्रोवेव के बाद आते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में तुम्हारे मोबाइल का रेंज, मतलब मोबाइल की जो रेंज हम लोग बोलते हैं ना, वो रेडियो वेव से आती है। तुम्हारा रेडियो वो उससे चलता है, तुम्हारा वाईफाई वो भी उससे ही चलता है, हर चीज मतलब बाकी वो सारी की सारी इनके ऊपर ही चलती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख दो। डन, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, हाँ बाय द वे सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो एनर्जी। गामा रेज की एनर्जी हाईएस्ट
तो इनकी फ्रीक्वेंसी देखो पे वहां पे एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वहां पे लिखा है डायरेक्टली, जितनी ज्यादा बार आएगी वेव उतनी ज्यादा एनर्जी पजेस करेगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से वेव्स की रहती है, गामा रेज, बट इनकी वेव लेंथ सबसे कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स रिलेशन समझ में आता है, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो लैम्बडा जो रहती है वो इनकी लोवेस्ट रहती है, ठीक है। रेडियो वेव्स की एनर्जी लोवेस्ट, एनर्जी लोवेस्ट तो लैम्बडा भी, सॉरी लैम्बडा नहीं, फ्रीक्वेंसी भी लोवेस्ट, बट लैम्बडा हाईएस्ट। जो आज अभी हम लोगों ने देखा भी ना, 3 मीटर की वेव बहुत बड़ी हो जाती, 3 मीटर, ठीक है, वैसा। तो इसके नीचे ही लिख देना, ऐसे मतलब बना देना कि जो हमारे गामा रेज रहते हैं इनकी वेव ऐसे एकदम छोटी सी रहती है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ते जा रही है, ठीक है। हाँ रख दीजिए यहाँ पे, रख देना, छोड़ रहा हूँ मैं। ओके, अब ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्लैंक्स, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी लिखो। अब प्लैंक्स क्वांटम थियरी, इन्होंने हम लोगों को एक वर्ड दिया क्वांटा, लिखो भाई क्वांटा। जिसे आज के जमाने में हम लोग बोलते हैं फोटोन। फोटोन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोलने का? तो इन्होंने हम लोगों को लाइट को देखने का एक नया मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने बोला लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी कैरी करती है, जब किसी चीज के कांटेक्ट में आती है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है। समझ में आ रहा है? जैसे सनलाइट, सनलाइट से अपने को हीट फील होती है, तो वो हीट वो कैरी करके ला रही है। जैसे ही अपने स्किन के कांटेक्ट में आ गई, अपने स्किन को हीट प्रोवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? वैसा तो फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी, और हाँ, ये फोटोन किस फॉर्म में रहता है? पार्टिकल या वेव? वेव मतलब ड्यूअल नेचर। समझ में आ रहा है? तो वेव अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए हम लोग वेव ही समझ के चलते हैं, ठीक है। ओके, अब एनर्जी ऑफ अ वेव, इन्होंने अपने को एक फॉर्मूला दिया। एनर्जी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी थोड़ी देर बाद बताया था, फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। इन्होंने एक नया कांस्टेंट दिया h। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इन्होंने बोला एनर्जी ऑफ अ वेव या फिर लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यूज किया h। इस h को उन्होंने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, खुद का कांस्टेंट, ठीक है। वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। समझे इतना? वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसका यूनिट जरा देख लेते हैं। चलो भाई मुझे जरा हेल्प करो। h का फॉर्मूला क्या बनेगा? h इज इक्वल टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। h इज इक्वल टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल्स। एनर्जी का यूनिट क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड। ये पर सेकेंड नीचे से ऊपर गया, क्या बनेगा? सेकेंड। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? जूल सेकेंड। पर सेकेंड ऊपर गया तो जूल सेकेंड फॉलोड। पक्का? ठीक है, ओके। तो h की वैल्यू और कई बार एग्जाम में राउंड ऑफ करके आ जाती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल
सेकेंड, ठीक है। तो एनर्जी का पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, बट फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू, नहीं, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, याद है क्या, आज ही किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला क्या रहता है, सी बाय लैम्बडा। अब ये फॉर्मूला अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ ना, ये फ्रीक्वेंसी का ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, एच सी बाय, ये बाउंसर नहीं जा रहा ना मैं तुम लोगों को। फिर बाद में 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा बार 1 बाय लैम्बडा इज लैम्बडा बार, पता है ना ये, तो यहाँ पे 1 बाय लैम्बडा है, तो एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी इज इक्वल टू, वेरी नाइस, एच सी लैम्बडा बार। चलो कंप्लीट करो, हो गया, बढ़े आगे, ओके नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन इज, पच पच मत करो मैं, क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन with 300 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। तुम लोग कर पाओगे या मैं करके दिखाओ, h की वैल्यू 6.63 ले लेना, चलेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 2 3, हाँ है, यही 3 ऑप्शन है अपने पास, 1 2 एंड 3, एक बताओ, हाँ 2, वेवलेंथ दिए दिख रहा है, वेवलेंथ अगर दी होगी तो सेकंड फॉर्मूला वेवलेंथ वाला, एच सी बाय लैम्बडा। चलो आ गया आंसर, चलो तो देखो, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा, एच की वैल्यू हम लोगों को देकर रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, तुम लोगों ने 6.626 लिया होगा तो भी चलेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई बातें नहीं करेगा अभी, इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन, बातें मत करो बे, 300 नैनोमीटर्स, सो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, तो इंटू 10⁻⁹ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वही बाद में का कैलकुलेशन, 3 1 जा 3, 100 जा 100 मतलब 10⁻², 10⁻⁻7 ऊपर गया +7, तो ये बन गया 10⁸8, हाँ 10⁻15 बराबर, तो क्या बन रहा है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻+15, ओके, तो इन दोनों की एडिशन कितनी होगी, -19, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ जाता है बाद में, मतलब क्वेश्चन में एग्जाम में रहता है, ठीक है, हैव विद 300 नैनोमीटर वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर का यूनिट क्या मांगेंगे वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल्स तक तो मतलब आ गया ना पहले, इसलिए ये दिया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सोचते हैं, अब इसके लिए तुम लोगों को एक यूनिट कन्वर्जन पता रहना चाहिए जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है एक बार, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिन लोगों को नहीं पता मैं लिख के दे रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। यूनिट कन्वर्जन दे दिया है, तुम लोग अप्लाई कर पाओगे, लास्ट लेक्चर ही पढ़ाया था आई गेस, ठीक है, तो करो, हाँ हाँ चलेगा, कर लो। तो अब इसे कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर तुम लोगों को सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा,
ये डिवीजन होगी, वो सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो देखो भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. So 6.63 into 10 raised to minus 34 joules will correspond to how much? यूनिटरी मेथड में रूल क्या रहता है भाई, सेम यूनिट्स एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, ठीक है। एंड जो पता नहीं रहता उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देने का, ठीक है। क्वेश्चन समझ, मतलब ये समझ में आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना, तो इसके लिए कितना वो निकालना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 6.63 यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये 1.6 यहाँ पे ऐसे नीचे डिवाइड होगा, ऊपर नीचे की चीज ऊपर जाती है, ऊपर की चीज नीचे आती है। तो ये क्या हो जाएगा 1 into 6.63, तो वो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे, अपॉन 1.6 into 10 raised to, ओ उल्टा लिख रहा हूँ क्या मैं, नहीं बराबर लिख रहा, -34 नहीं था, ओके हाँ, तो -19 था ना, ओके हाँ वो मैं भूल गया। तो 10 raised to minus 19 जूल्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.63 into 10 raised to minus 19 अपॉन 1.6 into 10 raised to minus 19, क्या कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, समझा। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, एक पॉइंट आ गया, बाद में एक पॉइंट आ गया, मतलब 64 ना बे, तो 23 बच गए। 16 1 जा, बस हो गया, घंटा लगा रहे हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई दिक्कत। बट वैसा देखा जाए तो इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन आते रहेंगे, एंड इतने कैलकुलेशन मतलब अपने को एग्जाम में करने के लिए बहुत मतलब ये हो जाएगा ना, टाइम लग जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसके लिए ट्रिक बना के रखने वाले हैं, सब जन हेडिंग लिखेंगे ट्रिक, इस फॉर्मूला के लिए ट्रिक, ठीक है। चलो चाय बोला क्या किसी ने उधर, ट्रिक। चलो भाई, अब ट्रिक क्या है वो देखो, ध्यान देंगे। अब एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है hc बाय लैम्बडा। इसमें h कभी चेंज होने वाला है क्या, स्पीड ऑफ लाइट c वो कभी चेंज होती है क्या, तो ये कभी चेंज नहीं होते। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं पहले से ही करके रख दूं तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। दूसरी बात और एक, मुझे लैम्बडा कौन से 2 यूनिट्स में दिया रहता है, नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बट जनरली नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पहले से ही कन्वर्जन कर दूं तो इजी हो जाएगा। लेट अस से देखो h की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 अपॉन लैम्बडा। लेट अस से एग्जाम में एग्जामिनर ने दिया है नैनोमीटर में, तो इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके 10 रेज़ टू माइनस 9 बराबर। अब ये 10 रेज़ टू माइनस 9 ऊपर गया, क्या बनेगा प्लस 9, 8 प्लस 9 17 माइनस 34 माइनस 17, समझ में आ रहा है इतना। तो अब देखो भाई मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 3 6 जा 18 प्लस 1 कितना हो गया, समझा 19.89 इंटू 10 रेज़ टू कितना बचा था माइनस 17, ए माइनस 17 समझा, माइनस 9 ऊपर गया प्लस 9, 8 प्लस 9 17, 17 माइनस 34 माइनस 17, ठीक है, अपॉन लैम्बडा इन। इसका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, बट अगेन जैसे मैंने बोला एग्जाम में जूल्स भी रहता है क्या, एग्जाम में किस में आंसर पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, समझ में आ रहा है। नाउ हाउ टू कन्वर्ट जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाय डिवाइडिंग इट बाय, किससे डिवाइड किया था मैं पहले वाले आंसर को 1.6 से, समझ में आ रहा है। तो वो भी मैं अभी करके रख रहा हूं, जूल्स से मैं किस में लेके जाने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 19.89 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 17 अपॉन
लैम्बडा इन नैनोमीटर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझा? चलो भाई हेल्प करो, जरा ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 16 1 जा 16, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 और 8 38, 16 2 जा 32, 38 में से 32 माइनस किया, 6 बच गया। 6 के आगे कितना है? 6 के आगे 9 है, 69। समझ में आ रहा है? तो 16 4 जा 64, ये समझ में आ रहा है? बस हो गया 12.5, ठीक है। पॉइंट मैंने बराबर दिए, चेक कर लेना बाद में घर पे जाके, चलते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत? ये फॉलो किया, इनटू 10⁻⁻19 ऊपर गया प्लस 19, 19 प्लस 17 10⁻² बराबर अपॉन लैम्बडा इन। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 10⁻² मतलब 100। 100 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एनर्जी इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर। ये समझे क्या? अब जरा ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में कितने नैनोमीटर दिए थे मैंने? हाँ बाय द वे सॉरी, इसका यूनिट लिखना बाकी रह गया। इसका यूनिट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में नैनोमीटर कितने थे? 300। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर डायरेक्ट निकालने जाओ 1240 अपॉन क्या लिखेंगे? कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैंने पहले से नैनोमीटर का कन्वर्जन किया, इसलिए नैनोमीटर लिख रहा हूं अभी कि भाई ये फॉर्मूला सिर्फ नैनोमीटर के लिए यूज करना डायरेक्ट, ठीक है। 0 0 कट, 31 जा 30, 34 जा, समझा क्या? तो 120 मतलब तो 4 बच गए, पॉइंट लिखा तो 40 बन गए, 31 जा 30, 10 बच गए। आगे चाहिए तो सॉल्व करो, नहीं तो बस हो गया 4.1 सिंगल स्टेप। कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं। मैंने क्या बोला समझा? ऊपर का क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने के बदले पहले से मैंने आधे से ज्यादा कैलकुलेशन की है। तुम लोगों को लग रहा होगा ये इतना रामायण तो किया, बट ये अभी तुम लोगों को फॉर्मूला ट्रिक याद हो गई ना पे, वो अभी नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को मैंने 600 दे दिया, 900 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, 45 दे दिया, डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? उसी बदले अगर एंगस्ट्रॉम में ये सेम चीज में करने जाओ, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻9, तो ये घर पे जाके चाहिए तो खुद से ट्राई करना। यहाँ पे 10⁻⁻ किधर गया? इधर 10⁻⁻9 पुट करके, बट फाइनल आंसर एनर्जी का आता है एंगस्ट्रॉम में। अभी के लिए मेरे ऊपर भरोसा रखो। 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, बट ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ देनी दी रहेगी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए रहेगा, तो ये यूज करने का, ठीक है। नहीं तो अपने ओरिजिनल फॉर्मूलाज मत भूलना, सिर्फ ट्रिक के ऊपर सारा पेपर नहीं सॉल्व होगा ना, मतलब इसलिए। चलो लिखो, ये भी नहीं हो रहा है ना भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन इज, अब देखो ये ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है। फाइंड, पच मत करो, सॉल्व करो। फाइंड, और तुम लोगों को आदत पड़नी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग की। ये 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए आज के, तुम लोग घर पे कैसे सॉल्व करते हो फिर 10 क्वेश्चन? कितने किया आज? क्या ही सॉल्व किया आज हम लोगों ने? चलो झूठो। अब फाइंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एंगस्ट्रॉम। ये देखो ओरिजिनल फॉर्मूला अगर यूज करना पड़ गया ना यहाँ पे, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर बाद में वेवलेंथ निकालने बोला रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? hc/लैम्बडा। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड उसमें hc वो सब पुट करके फिर लैम्बडा का आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? बट ये अगर ट्रिक पता होगी तो अभी डायरेक्ट कर सकते हो, तुम लोग कर लोगे। करो फटफट आंसर निकालो। डन हो गया? ओके 2480 सबको आया? देखो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, तुम लोगों को लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम का फॉर्मूला बन जाएगा 1240 अपॉन एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चाहिए। सारे यूनिट्स मैंने हर फॉर्मूला में लिखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1240 बाय 5, 400 माय बैड, ठीक है।
तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2480। यूनिट क्या रहने वाला है इसका? एंगस्ट्रॉम। समझे क्या? पक्का? श्योर? सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सेमेस्टर, बाय बाय।